22 साल तक भारत में रहकर किसने आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन और परिदृश्यों का चित्रण किया? तो देखिए, जॉर्ज हेनरी ने 23 साल तक भारत में रहा था। वो कब से कब तक रहे थे? 1802 से लेके 1825 तक। ठीक है, तो जॉर्ज हेनरी ने 23 साल तक भारत में रहकर आम व्यक्तियों के जीवन और परिदृश्यों को चित्रित किया था। आम लोगों का जीवन को देख के उन्होंने उनके दृश्यों को देख के वही चित्रित किया था। किसने? जॉर्ज हेनरी ने। तो ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज हेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपका अगला क्वेश्चन रहा। ये क्या क्वेश्चन है कि कौन सा चिकित्सक 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्यरत था और भारत में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोज की? देखिए, फ्रांसीसी बुकानन ने 1794 से लेके 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया। ठीक है, और भारत में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज में बहुत सारे खोज भी किए थे भारत में। तो किसने किया था? फ्रांसीसी बुकानन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? बताइए आप लोग। देखिए, रेलगाड़ी संक्षिप्त नाम RLWL जो है, इसका पूरा नाम क्या है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है। जब दो स्टेशन के बीच जो ज्यादा ट्रेन नहीं होती है तो और कोई यात्री टिकट कैंसिल कर दे तो क्या होता है? उस स्थिति में जो दूसरा यात्री पहले आता है उसे पहले सीट मिल जाती है। सेकेंड मतलब RLWL का मतलब। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था। बताइए। न्यूसर वैनस्टीन कैसल किले का निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। कौन सा किला? न्यू न्यू कैसल। ठीक है, न्यू शर्वस्टीन कैसल के सम्मान में बनाया गया था, रिचर्ड वैगनर के सम्मान में। चलिए अब ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अनंत पै जिन्होंने मतलब इन्हें जो है आपको अंकल पे के नाम से भी, यानी कि अनंत पै को जो है अंकल पे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय शिक्षाविद थे। इनके द्वारा शुरू की गई अमर चित्र कथा। कौन सा? अमर चित्र कथा जो पारंपरिक भारतीय लोक कथा है, वो पौराणिक कहानियों पर आधारित है। भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला है। कौन सा? अमर चित्र कथा। ठीक है, अमर चित्र कथा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि PNR का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। कभी न कभी सभी लोग टिकट वगैरह तो बनाए ही होंगे। PNR नंबर तो आप सभी को पता होगा। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नाम रिकॉर्ड, यानी कि हिंदी में से क्या बोलेंगे? यात्री के नाम का दस्तावेज।
या इसका उपयोग कब किया जाता है? रेलवे और एयरलाइंस द्वारा उनके साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें आप सभी को पता होगा कि यात्री के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, जैसे मतलब रिकॉर्ड होता है जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर, ये सभी शामिल होता है। ठीक है, क्या होगा? यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है ये संग्रहालय के रूप में काम करता है। ये कहाँ पे है विक्टोरिया में? आप सभी को पता ही होना चाहिए कि ये कोलकाता में स्थित है। इसे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1899 से 1905 के बीच। ठीक है, चलिए, यानी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल वो 1899 से 1905 तक था। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बनवाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि क्वेश्चन है कि +91 जो किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि +91 जो है वो किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है कि नहीं? देखिए, ये तो सभी को पता ही है कि भारत का जो है कंट्री कॉलिंग कोड है वो +91 है भारत का, है ना। और +1 जो है कॉलिंग कोड जो है वो कनाडा का होता है। और +96 जो यानी कि 86, सॉरी 96 माफ कीजिएगा, +86 होता है वो चीन का कॉलिंग कोड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो +91 किसका? भारत का। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? बांग्लादेश में जो है वो किस प्रकार की सरकार है? तो बांग्लादेश में जो है वो सांसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, इसे जातीय सांसद भी कहते हैं। इसे एक सदनीय विधायिका के सदस्य की कुल, यहाँ पे विधायिका सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितना है? 350 है, जिसमें कि 300 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यानी कि चुने जाते हैं, जिसमें कि 50 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। सांसद के कार्यकाल जो है वहां पे बांग्लादेश में कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, तो बांग्लादेश में है सांसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और 9/11 के हमलों के बाद अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? हम्म, बताइए, आप लोग भी बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को हुए आतंकी हमले के बाद जो है अल-कायदा और तालिबान के आतंकी संगठनों को समाप्त करने के लिए हवाई बमबारी यानी कि एक हवाई बमबारी अभियान चलाया गया था। किसने चलाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इस अभियान के ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता नाम दिया, यानी कि हम्म क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है और जो महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के मामले में पुलिस कंट्रोल रूम और उनके रिश्तेदार को संकट में कॉल करने की अनुमति देती है? ये दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस
कि दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस के कहने पे मोबाइल ऐप हिम्मत, कौन सा मोबाइल ऐप, जो हिम्मत जारी किया गया था। ये ऐप जो है वो डेटाबेस में उपभोक्ता यानी कस्टमर को दो मित्रों या सगे संबंधी के नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। जब ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, दो मित्र या दो सगे संबंधी, कोई भी रिश्तेदार के नंबर जो है इसमें दर्ज करने के लिए कहा जाता है। जब कभी ऐसा मतलब जैसे कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो, तो कोई भी परेशानी हो, तो जहाँ भी हेल्प चाहिए होता तो क्या होता है कि इससे आपको कॉल की जाएगी और संदेश आपका इन 5 नंबर पर चला जाएगा। यानी जो भी नंबर उस सब पे क्या होता है, जब कोई भी संक्रमित तो उसमें चला जाता है। ठीक है, इसमें जो है 30 सेकेंड का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो क्या होगा, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, हिम्मत। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पोताल महल का क्या महत्व है। देखिए, पोताल महल जो है वो तिब्बत की राजधानी लहासा शहर के केंद्र में लाल पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, लहासा शहर में लाल पहाड़ियों पर स्थित है। इसे दलाई लामा के समर प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दलाई लामा के समर प्लेस के रूप में, यानी कि समर काल में दलाई लामा यहाँ पे रहते थे। इसे समर प्लेस के रूप में, दलाई लामा के समर प्लेस के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1994 में जो है इसे विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय या स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की अधिकारिता पत्रिका का नाम क्या है। क्या नाम है, बताइए आप लोग। क्या नाम है, एडवांस इन स्पेस रिसर्च, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति। क्या होगा इसका, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, यानी कि अधिकार कम्युनिटी ऑन स्पेस रिसर्च का अधिकार पत्रिका का नाम जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवांस इन स्पेस रिसर्च। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बताइए। प्रसार भारती जो है ये जो है भारत के एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसके मुख्य यानी कि इसका मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण भारती के, यानी कि पहले जो नाम इसका क्या था, दूरदर्शन आकाशवाणी, लेकिन वर्तमान में जो है इसका अध्यक्ष प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत जो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि मक्का में काबा इस्लाम के शाब्दिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो मक्का में स्थित काबा को मस्जिद अल हरम के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है।
या जो है यानी कि कहाँ पे है, ये सऊदी अरब के मक्का में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि सीडीएम का पूरा नाम क्या है। सीडीएम का पूरा नाम क्या है? सीडीएम का पूरा नाम क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सेम दिन क्या बोले? स्वच्छ विकास तंत्र। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ललित कला अकादमी जो है वो स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो कि आपको 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह जो है एक केंद्र संगठन है जो भारत सरकार और ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ललित कला अकादमी का उद्देश्य जो वो क्या था? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और अन्य ललित कलाओं में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ललित यानी कि चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? बताइए। भारतीय फिल्म गुरुदत्त का जो जन्म है वो कब हुआ था? 9 जुलाई 1925 में। कहाँ पे? बेंगलोर में हुआ था। इनका मुख्य फिल्म जो है वो प्यास, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम आदि ये सब पिक्चर थे। इनका वास्तविक नाम जो है वो था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तानी फिल्म के किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तानी फिल्म उद्योग जो है वो कहाँ पे? लाहौर में है। इसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉलीवुड नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में हमारे भारत में जो यानी कि पिक्चर मूवी है वो उसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? लॉलीवुड के नाम से। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि सा विश्व की सबसे हल्की ऊन 700 ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? इससे सबसे हल्की ऊन जो 7 ऊन जो है वो ऊन हिमालय के जंगलों में कहाँ पे? 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पे, यानी कि मतलब बहुत ही मुश्किल है। 15 यानी सॉरी 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पे रहने वाले दुर्लभ यानी कि तिब्बत मिल्क से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तिब्बत मिल्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तिब्बत मिल्क से प्राप्त किया जाता है। यानी 7 ऊन जो तिब्बत मिल्क से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितना ऊंचाई? तो वो हो गया आपको 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे। चलिए ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था। भारत और फ्रांस ने किस उद्देश्य के लिए मोबाइलाइज योर
सिटी के कार्नवाल अनुबंध पर हस्ताक्षरित किए थे? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्नवाल अनुबंध पर कब 6 सितंबर 2018 को हस्ताक्षरित किए थे? ठीक है, किस पे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता था? ये तो सभी को पता होना चाहिए और होगा ही, कभी ना कभी महाभारत तो सब देखे ही होंगे। तो संजय, तो किसको दृष्टि प्राप्त? संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे। संजय जो वो महर्षि व्यास के शिष्य थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया करते थे। यानी कि संजय को दृष्टि प्राप्त था, जो कि वो धृतराष्ट्र को तो आंखा नहीं, तो उनको वो सुनाया करते थे युद्ध के बारे में। क्या नाम था? संजय। चलिए, क्या आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि हेनरी और द डिस्प्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग किस बाजार के लिए किया गया? तो हेनरी और द डिस्प्लेस्ड जैसी लघु पिक्चर जो है का उपयोग वीआर औद्योगिक की बाजार के लिए किया गया, यानी कि वर्चुअल रियलिटी उद्योग बाजार के लिए किया गया, यानी कि वीआर प्रौद्योगिक बाजार के लिए क्या कहते हैं? वीआर प्रौद्योगिक। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के लिए किया गया। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार एक ऐसे व्यक्ति था जो कि तो इतिहासकार क्रॉनिकलर जो है वो राजा के लिए वृतांत लिखता था। किसके लिए? राजा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारत नागरिकता ग्रहण किया था? भारत का नागरिकता कौन से वैज्ञानिक ने ग्रहण किया था? यानी तो जॉन बर्टन सैंडरसन हेल्डन जो है, ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत का नागरिकता प्राप्त किया था कब? यानी कि नागरिकता प्राप्त किया था कब? 1957 में जो है ये भारत की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसने JVS हेल्डेन इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। पूरा नाम जो है क्या है? जॉन बर्टन सैंडरसन हेल्डेन, यानी कि JVS हेल्डेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है वो आपको 1936 में हुई थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है बाद में बदल के क्या रख गया, यानी कि इसका नाम जो है 1956 में आपको बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। ऑल इंडिया की स्थापना वो 1936 में हुआ था, लेकिन इसका बाद में यानी कि 1956 में जो है इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया। यानी इसका क्या 1936 में स्थापना हुई थी ऑल इंडिया रेडियो।
चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्या है कि 65वीं वर्षगांठ पे हीरक जयंती यानी कि 65वां एनिवर्सरी जो है, यानी कि इसमें क्या है कि हीरक जयंती यानी कि डायमंड एनिवर्सरी कहिए या डायमंड वर्षगांठ कहिए, जो भी कहिए, तो वो कब कितने वर्ष पे मनाया जाता है? 75वीं वर्षगांठ पे डायमंड एनिवर्सरी, यानी कि 75 साल जब हो जाता है, 75वें साल पे डायमंड एनिवर्सरी मनाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है ये जो है ये तो सही नहीं है। बाकी क्या है, 50वीं वर्षगांठ पे स्वर्ण जयंती, ये तो सही है। 50 साल पे तो गोल्ड एनिवर्सरी मनाया जाता है, यानी कि स्वर्ण 50वीं वर्षगांठ कह सकते हैं कि स्वर्ण जयंती, सही है। 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती, ये भी सही है। और 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती यानी कि सिल्वर एनिवर्सरी, सिल्वर वर्षगांठ, जो भी कहिए आप, वर्षगांठ, एनिवर्सरी, जयंती, तो ये चारों जो है, सॉरी तीनों जो है सही है। और ए जो है ये गलत है, क्योंकि एनिवर्सरी यानी कि डायमंड वर्षगांठ जो है वो कितने साल पे होता है? 75 साल पे, 75वीं साल पे। ठीक है, तो ए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि वह तिब्बतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्होंने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया? बताइए। तो ग्वांग नामग्याल जो है यह एक तिब्बतीय बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने ही भूटान भूटान को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में एकीकृत करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हीं को ही भूटान राज्य को, यानी कि भूटान को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में एकीकृत करने का श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भूटानी संस्कृत को तिब्बतीय संस्कृत में, यानी कि भूटानी संस्कृत को तिब्बतीय संस्कृत में बदला है, यानी ट्रांसलेट किया है, जो भी कहिए आप, करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो क्या नाम था? ग्वाम नामग्याल। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि मोबियस स्ट्रिप क्या है? देखिए, मोबियस स्ट्रिप जो है वो एक ऐसी वस्तु है जिसमें केवल एक तल एवं एक ही कोण होता है। यानी कि ऐसे प्रकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रकार के अध्ययन को जो है आपको टोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्या होगा? एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होता। ठीक है, चल, यानी कि सी जो है वो सही है। आइए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दादाभाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादाभाई नौरोजी को है जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में आपको एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। कौन से? एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत इन्होंने ही किया था। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विज्ञान द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है? ठीक है, फील्ड वर्क मानव विज्ञान द्वारा नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। ठीक है, कौन सा? फील्ड वर्क। चलिए, ये अब आपके अगला क्वेश्चन है कि एक संस्कृति की मान्यताओं
मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है ये एक सिद्धांत है जो कि मानता है कि किसी संस्कृति की मान्यताओं और प्रथा और उसकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भूगणित क्या है? ये तो सभी को पता है भूगणित क्या है, जो पृथ्वी के आकार और उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी कि भूगणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। यानी भूगणित को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। चलिए, यह आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक के बारे में कभी ना कभी तो आप सभी लोग सुने ही होंगे। प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का था। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। टाइटैनिक दुनिया का जो वो सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। ये साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा जो है वो 10 अप्रैल 1912 को करना स्टार्ट, यानी कि वो 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 4 दिन के बाद जो है 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमालय सील से टकराकर डूब गया, जिसमें कि आपको 1517 लोग की मृत्यु हुई थी, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो है वो किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्थल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस की प्रथम यात्रा कब आरंभ हुआ? लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है वो प्रथम यात्रा 16 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुई थी। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी जो है वो आपको मार्स के एक कोयले के रंग के पत्थर को कहा जाता है। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैंसर शब्द ग्रीक के कॉर्सिनोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? कैंसर शब्द ग्रीक के कॉर्सिनोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? यानी कैंसर शब्द जो ग्रीक भाषा से कॉर्सिनोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है? आपको केकड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा होता है। चलिए, यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन प्राचीन इनकॉस द्वारा किया गया था? तो माचू पिच्चू का निर्माण जो है वो प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था। किसका? माचू पिच्चू का। माचू पिच्चू को द लास्ट सिटी ऑफ इनकासू भी कहा जाता है। इनकास भी, यानी कि द लास्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहा जाता है माचू पिच्चू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि तरल कागज क्या है? यानी कि लिक्विड कागज क्या है? तो तरल कागज वो क्या है? जल्दी सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें मौद्रिक सामग्री को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे सफेद यानी कि व्हाइटनर, इसे हम जो है व्हाइटनर कहते हैं। ये तो व्हाइटनर सब में यूज किया, ये इसका
1956 में ब्रेट ग्राहम ने आविष्कार किया था। बेटे ग्राहम ने 1956 इसका आविष्कार किसने किया था? बेटे ग्राहम ने आविष्कार किया था। यह जो है एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो कि अपठनीय है। यानी कि इसका शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिससे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय है? तो क्या जाएगा? नौकरी संबंधित एक लंब रूप पुनर्संरचना उपाय है। चलिए, ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि किस देश के यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी? यानी कौन से देश को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, होगा ही पता। बताइए, आप सभी लोग बताइए। तो अमेरिका ने फ्रांस को, यानी कि अमेरिका जो है, यानी कि फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कब 1886 में गिफ्ट के तौर पर, यानी कि गिफ्ट के रूप में उसे दिया था। ठीक है, जो न्यूयॉर्क में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? लिबर्टी द्वीप पे। किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था अमेरिका। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाला मेम्फिस संगीत निर्माता कौन थे? तो शुरुआत सॉन्ग संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता जो है वो कौन थे? सैम फिलिप्स है। कौन है? सैम फिलिप्स है। सैम फिलिप्स एक अमेरिकी गायक, मतलब अमेरिकी सिंगर है। सैम फिलिप्स। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दुनिया की पहली रॉबर्ट इसकी प्रतियोगिता जो है वो 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। कब? 2018 में। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्ताव और प्रचारक कौन हैं? तो आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर सरकारी, यानी कि गठन है जो कि मानव परियोजना के कारक है। इसके प्रस्ताव पर प्रचारक श्री श्री रविशंकर है। इसके प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर है, जो 1981 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित किया गया। 1981 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है। किसने किया था? श्री श्री रविशंकर ने। इनके प्रचारक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है? किसने कहा था? तो एकनाथ ईश्वरन ने ऐसा कहा था कि धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जाता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है। एकनाथ ईश्वर ने कहा था। एकनाथ ईश्वर जो एकनाथ ईश्वर जो वो भारत में जन्मे आध्यात्मिक गुरु और लेखक और अनुवादक भी थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो दाल बाटी चूरमा जो वो राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजक है, जो कि गेहूं यानी कि बाटी जो वो गेहूं के आटे से बनाई जाती है और चूरमा जो है वो आटे का मिश्रण होता है। इन्हें धार्मिक अवसरों, विवाहों, समारोह, राजस्थान के यानी कि जन्मदिन पार्टियों सब पे बनाए जाते हैं, यानी कि ये राजस्थानी व्यंजन है दाल बाटी चूरमा। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार यानी कि FSSAI किस केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। चलिए, ये आपके लिए खत्म। चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े रहे और सेशन को प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, हो सकता है शायद देख लीजिए, ये वैसे हम RRB के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। अगर आप देखिए, यदि आपकी जरूरी काम है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप देखिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन में, मेरे ख्याल से सभी की जरूरत होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।